बड़ा वो है जो माफ कर सकता है, बड़ा वो है जिसका मन करता है किसी और के लिए कुछ करने का, वो बड़ा है। लेकिन अगर एक आदमी घर में सबसे बड़ा है लेकिन हर वक्त ये सोचता है इसमें मेरा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा, ये आदमी बड़े पद पर है अभी छोटा। देखिए आप सब योगी लोग हैं, सुबह 3 बजे उठे, 3 बजे, वाह जी वाह, और अभी भी डटे हुए हैं। आप में से कितने लोग शादीशुदा हैं? मर्जी से हुई थी या किसी ने कराई थी? कराई थी, हाँ कराई थी। देखिए आपने अपनी मर्जी से की थी या अपने माता पिता की मर्जी से की थी, शादी तो की थी ना। तो जब शादी कर ली हो तो फिर उसको ढंग से निभाना चाहिए। ये थोड़ी कि मेरी मर्जी से नहीं हुई तो अब मुझे पसंद नहीं है, क्यों? राइट? तो आप सब लोग तो ऑलरेडी मोटिवेटेड लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत है। लेकिन अब जब आपने मुझे बुलाया ही है और मैं यहाँ आया ही हूँ, तो मुझसे जरा 2-4 चीज़ें आप लोग सुन लीजिए। अगर आपको अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी अच्छे लगे तो कोई बात नहीं, आप अच्छे तो पहले से हैं ही। हाँ, ऐसे कितने लोग हैं जो जीवन में खुश रहना चाहते हैं? अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो स्वस्थ भी रहना चाहते हैं? वो तो आप लोग उसके कार्यकर्ता ही हो। आप में से कितने लोग चाहते हैं जो विश्व में शांति हो? अब आप अगर इस कमरे में देखें, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसकी नीयत ठीक नहीं है। नीयत सबकी अच्छी है कि मैं स्वस्थ रहूं, खुश रहूं, परिवार में खुशहाली रहे, विश्व में शांति रहे। लेकिन एक समस्या क्या होती है जी, सिर्फ अच्छी इच्छा रखने से कार्य नहीं होता जब तक कि वो जो इच्छा के साथ कोई कार्य ना किया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है लेकिन कुछ लोग तंबाकू खाना चाहते हैं साथ में। अब वो सोचते हैं कि मैं तंबाकू भी खाता रहूं और साथ में स्वस्थ भी रहूं। तो अब जो एक्शन है, क्रिया है, वो तो सेहत के विपरीत है, लेकिन इच्छा है वो सेहत ही है। तो मुझे बताइए, अगर इच्छा में और गतिविधि में विरोधाभास होगा तो असर किसका आएगा, इच्छा का या विरोध, वो जो गतिविधि है उसका? गतिविधि का। तो इच्छा तो हम सब की अच्छी है, लेकिन अच्छी इच्छा के साथ एक्शन भी अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। और आप सब लोग जानते हैं, प्रकृति आपकी इच्छा के अनुसार आपको परिणाम नहीं देती, आपके एक्शन के अनुसार परिणाम देती है। एक आदमी जितनी मर्जी अच्छी सोच रख के, भगवान ना करे, लेकिन जितनी मर्जी अच्छी सोच रख के अगर इस बिल्डिंग के ऊपर से कूद गया तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस पर काम करेगा ही करेगा, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं कि तू क्या सोच के कूदा है। अगर कूदा है तो प्रकृति का नियम आप पर काम करेगा ही करेगा। तो आपको और मुझे, हम वो जो कार्यकर्ता लोग हैं, हमारी सोच तो वैसे ही बहुत अच्छी है, हमारे एक्शन भी जब उसके साथ मेल खाते हैं तो जीवन में अच्छे परिणाम आते हैं। तो हम में से जो लोग खुश रहना चाहते हैं, आप लोग जरा एक चीज ध्यान दीजिए, इस कमरे के बाहर भी जाकर आप किसी से पूछिए कि आप जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे आपका कारण क्या है, आप क्यों कर रहे हैं ये काम। तो आप देखेंगे अंततोगत्वा हर आदमी कहता है जी अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए। लेकिन अब दिक्कत पता क्या है, सारी दुनिया में लोग खुशी ढूंढ रहे हैं, समस्या एक ही चीज की है, गलत जगह ढूंढ रहे हैं। जैसे आप तो अनुशासित लोग हैं, आप लोग तो वो वैसे काम नहीं करते, लेकिन ये जो लोग दारू की बोतल के बिना नहीं रह सकते, ये दारू की बोतल में क्या ढूंढ रहे हैं? खुशी। वो गुटके की पुड़िया में कोई क्या ढूंढ रहा है? खुशी। अच्छा और छोड़ो, सोशल मीडिया पे क्या ढूंढ रहा है? खुशी। आपने देखा जी, लोग सोशल मीडिया को कितना ऐसे 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 चढ़ाते रहते हैं। अच्छा, उन्होंने इसको इतना ऊपर चढ़ा दिया, ये कंपनियां $बिलियन की हो गई हैं। क्योंकि चढ़ा कौन रहा है इनको? हम। क्योंकि हम उसमें क्या ढूंढ रहे थे? खुशी। और आपने देखा होगा, ये देखते देखते गर्दन नीचे झुकी रहती है, सर्वाइकल के रोग बढ़ रहे हैं,
आंखों की रोशनी खत्म हो रही है, लेकिन ये जो आंखों की रोशनी खत्म हो रही है, सर्वाइकल के रोग हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोग किस चीज की तलाश में थे? खुशी की तलाश में थे। अच्छा, एक आदमी जो दूसरे की टांग खींच रहा है, दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, उसमें भी उसको क्या मिल रही है? खुशी मिल रही है। तो सारी दुनिया खुशी ढूंढ रही है, लेकिन बिल्कुल गलत जगह ढूंढ रही है। देखिए बंधुओं, मुझे तो एक चीज समझ में आती है, खुशी के मामले में ना मुझे दो शब्द समझ में आते हैं। एक होता है मजा और एक होता है आनंद। एक है मजा और एक है आनंद। मजा का मतलब क्या है? क्षणिक, आपको एक हल्का सा उठान महसूस होता है, मजा आ गया, मजा आ गया। ये जो ये कोल्ड ड्रिंक के नाम पे नहीं पीते रहते लोग, तो एकदम अंदर डालते हैं, 10 चम्मच शुगर अंदर गई, बम ऊपर हो गया, आज मजा आ गया। अच्छा, उस वक्त तो मजा आ गया, उसके बाद सारी जिंदगी गैस का मरीज बन के घूमता है, लेकिन उस वक्त इसको क्या आ गया? मजा आ गया। आप शादीशुदा लोग हैं, आप जानते हैं ऐसी कई बातें हैं हमारी, ऐसे कई शब्द हैं जो हमें अपनी पत्नी को नहीं बोलने चाहिए, लेकिन हम फिर भी बोल देते हैं, क्योंकि उस वक्त क्या आ जाता है? उस वक्त मजा आ जाता है, लेकिन सारी जीवन के लिए खुशी खत्म हो जाती है। तो मजा जो है वो क्षणिक है, क्षणिक। आप एक अच्छी गद्देदार कुर्सी पर बैठ गए तो क्या आ गया? मजा। सुबह थोड़ा अधिक देर तक सो लिए तो क्या आ गया? मजा। किसी और की रीलें चढ़ा चढ़ा के देख ली तो क्या आ गया? लेकिन शाम को अगर सारा दिन रील देखी है तो अपने को ही शीशे में देख के बुरा लगता है कि अबे तूने क्या किया सारा दिन, फिर पड़ा रहा। जिनकी रीलें देखी वो अमीर हो गए, तेरा जो थोड़ा बहुत आमदनी होनी थी वो भी खत्म हो गई, तो उसमें क्या नहीं आएगा भाई साहब? आनंद नहीं आएगा। देखिए, मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ, लेकिन मेरे को जन्म होते ही 9 दिन के अंदर अंदर दिल्ली ले गए थे, जिसके कारण थोड़ा मेरा जो प्रदूषण हो गया है मुझ में, वो उसी कारण है। काश मुझे ज़्यादा दिन थोड़ा उत्तराखंड में रहने देते तो मैं इतना पोल्यूटेड नहीं होता। हाँ। लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ जी, तो आप लगभग ये समझ लीजिए कि मेरा पूरा जीवन, पैदा दिल्ली में हुआ, पढ़ाई लिखाई सब स्वदेशी है। थोड़ी बहुत मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए मैं विदेश गया हूँ, बाकी सब स्वदेशी है। अब मैं एक संयुक्त परिवार में रहता हूँ जी, जॉइंट फैमिली। आप में से कितने लोग हैं जो अभी भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं? वेरी गुड। आपको पता है आजकल दिल्ली, बॉम्बे, ये बेंगलोर, मुंबई वगैरह में जॉइंट फैमिली किसको बोलते हैं? जॉइंट फैमिली का मतलब अगर पति और पत्नी इकट्ठे रहते हैं तो उसको कहते हैं ये आजकल जॉइंट फैमिली है। क्यों? क्योंकि आजकल इकट्ठे रहना बड़ा मुश्किल हो गया है भाई साहब। आप लोग तो खैर अभी इस समस्या से ग्रसित नहीं होंगे, लेकिन शहरों में और खासकर बड़े बड़े शहरों में जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो आजकल पति पत्नी आपस में ना बीच में एक एक हफ्ते के ब्रेक लेते हैं। ब्रेक इसलिए लेते हैं कि एक दूसरे की गर्दन ना दबा दें। क्यों? अंदर से भरे पड़े, अच्छे अच्छे सोफा सेट हैं घर में 2-2 गाड़ियां हैं, 4-4 मंजिल के मकान हैं, ऊपर लाखों रुपए के झूमर टंगे हुए हैं, 2-2 ड्राइवर हैं, लेकिन जीवन में क्या नहीं है? आनंद नहीं है भाई साहब। पता क्यों? अरे भाई साहब, मजा आता है जब कोई आपके लिए कुछ करता है तो आपको मजा आता है, लेकिन जब आप किसी और के लिए कुछ अच्छा करते हैं उसमें आनंद आता है। उसमें आनंद आता है। लेकिन आप देखिए, सारी दुनिया जो है ना एक ही झंझट में पड़ी है, इसमें मेरा क्या फायदा है, इसमें मेरा क्या फायदा है। हर पति अपनी पत्नी से शिकायत कर रहा है, तेरे से शादी करके मुझे मिला क्या? ओ महापुरुष, तू भी तो सोच कि उसको क्या मिला है? उसको क्या मिला तेरे से शादी करके? हैं? ये 85 किलो का बोरा है जो जगह जगह से फटा हुआ है। क्यों साहब? पर हर आदमी कह रहा है मेरे को क्या मिला। आप में से कितने लोगों के बालक या बालिका भी हैं भाई? बहुत बधाई हो जी आपको। अब बच्चों से भी लोग कहते हैं
अब तू कुछ कर, अब तू कुछ कर, मेरा नाम रोशन करके बता, खानदान का नाम रोशन कर। अब अगर वो बच्चे पूछे कि भाई ये जो जितने भी पिछले पीढ़ी में हुए इनका क्या काम था, मतलब सारा लोड अब यही लेगा। हाँ, आपने देखा नहीं वो बागबान जैसी मूवी देखी है? अमिताभ बच्चन 4-4 पाले, कोई काम नहीं आया। और बागबान में थोड़ा जरूरत से ज्यादा दिखाया, हिंदुस्तान में इतना बुरा हाल अभी नहीं है, क्योंकि देखो एक आधा खराब निकल जाए मुझे समझ आता है, पूरा लॉट थोड़ी खराब होता है। हाँ? अब लोग अपने बच्चों से भी कह रहे हैं कि मैंने तुझे पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, अब तू कुछ करके दिखा। ओ भाई साहब, उसने चिट्ठी थोड़ी डाली थी आपको कि तुम मुझे पैदा करो। हाँ? मेरे बेटे की जिम्मेदारी थोड़ी है कि वो मेरे जीवन में खुशी लेकर आए। क्यों साहब? मेरी बिटिया की ये जिम्मेदारी थोड़ी है कि वो मेरे जीवन में खुशी लेकर आए। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चों के कुछ काम आ सकूं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने माता पिता के कुछ काम आ सकूं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी पत्नी को कुछ खुश रख सकूं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने भाई बहनों के कुछ काम आ सकूं। अब हर एक से अगर मैं चाहता हूं कि तुम मेरे काम आओ तो मैं मजे वाला आदमी हूं, लेकिन अगर मैं किसी और के जीवन में मजा लाता हूं तो मुझे अपने जीवन में क्या आता है जी? आनंद आता है। और देखिए, जब तक हाथ ऐसे होता है ना भाई साहब कि आने दो, दे दो, कुछ दे दो, तू भी दे दे, इसमें मजा हो सकता है भाई साहब, आनंद तो इसमें है। हाँ? और परमात्मा बहुत कम लोगों को ये मौका देता है कि वो किसी और के लिए कुछ कर सकें। तो जो लोग भी किसी भी कारण से किसी और की सेवा कर रहे हैं उनको जीवन में सबसे उत्तम चीज की अनुभूति हो रही है, और वो क्या है? आनंद। तो आप और हम जीवन में किस चीज के लिए काम कर रहे हैं? आनंद के लिए। और जब हम आनंद लेते हैं तो लोगों को क्या आता है? मजा आता है। अच्छा, जब किसी और को मजा आ रहा हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा काम है। उनको मजा आ रहा है, हमको आनंद आ रहा है। देखिए, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूं। हम टोटल बाय द वे 18 लोग हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, अभी एक ही किचन है। और अच्छा, ये बड़ी बात है तो कोई बात नहीं। लेकिन देखिए, इसमें कोई मेरा बड़प्पन नहीं है, क्योंकि अगर मैं ही चाहूं कि सब इकट्ठे रहें, उससे कोई इकट्ठा नहीं रहता जब तक कि वो सारे भी ना चाहें। ओके? लेकिन क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा भाई हूं, तो मुझे अब तक एक चीज समझ में आई है जी कि परिवार को इकट्ठा रखने के लिए जो बड़े हैं, उम्र में बड़े नहीं, मेरा ठीक है, मैं थोड़ा उम्र में भी बड़ा हूं, घर में सबसे बड़ा भाई हूं, लेकिन मैं इसलिए अपने आप को बड़ा नहीं कह रहा कि मैं उम्र में बड़ा हूं। मेरे हिसाब से बड़े आदमी की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बड़ा वो है जिसमें बड़प्पन है, बड़ा वो है जिसका दिल बड़ा है, बड़ा वो है जो माफ कर सकता है, बड़ा वो है जिसका मन करता है किसी और के लिए कुछ करने का, वो बड़ा है। लेकिन अगर एक आदमी घर में सबसे बड़ा है लेकिन हर वक्त ये सोचता है इसमें मेरा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा, ये आदमी बड़े पद पर है अभी छोटा। ओके? और छोटे मन से बड़े काम नहीं होते। राइट? तो आप सब लोग बड़े लोग हैं, क्योंकि आप जीवन में किसके लिए काम कर रहे हैं? थोड़ा ऊंचा बोलो। किसके आनंद के लिए है? अपने आनंद के लिए महाराज। क्योंकि देखिए, अगर मुझे ये लगे ना कि मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूं तो फिर कभी कभी मायूसी भी होती है, थकान भी होती है, पीड़ा भी होती है। लेकिन अगर आदमी को ये चीज की क्लैरिटी हो कि मैं जो भी कर रहा हूं अपने लिए कर रहा हूं, तो आप देखिए जी, उसमें आदमी को ना थकान होती है, ना पीड़ा होती है, ना कोई डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि काम मैं अपने लिए कर रहा हूं। मैं अपने बच्चों को खुश रखना चाहता हूं क्योंकि उससे मुझे आनंद मिलता है।
मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूं क्योंकि उससे मुझे आनंद मिलता है, उसमें मेरा फायदा ऑलरेडी हो रखा है। अब राकेश जी ने इतनी बड़ी बड़ी तारीफ कर दी मेरी, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, मेरा तो रोज ही काम बोलने का है। और मैं, उन्होंने बताया फीस कम बताई है, मेरी ज्यादा है लेकिन वो मेरा काम है, वो मेरा प्रोफेशन है। लेकिन जब मैं यहां पर आता हूं, मुझको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। तो यहां मैं कोई आप पर और ये पतंजलि पर एहसान करने के नहीं आता जी। इसमें मुझे क्या मिलता है? आनंद मिलता है। इस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा हूं? आनंद महसूस कर रहा हूं। फीस नहीं ले रहा लेकिन क्या महसूस कर रहा हूं? आनंद। और जीवन में आनंद बहुत बड़ी चीज है महाराज। अब दूसरी चीज, जो अच्छे काम से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मैं एक कहानी सुनाता हूं। आपको वो कहानी ध्यान रखनी है। बनारस में आपको पता है जी, पहले बहुत बड़े बड़े मठ होते थे, बड़े बड़े साधु संत होते थे। तो एक ऐसे ही बड़े पहुंचे हुए साधु थे। तो उनका दिनचर्या ये थी कि वो रोज सुबह सुबह प्रातःकाल गंगा स्नान के लिए तट पर जाते थे और स्नान करके वापस आने के बाद अपनी दिनचर्या करते थे। लेकिन वो जिस रास्ते से जाते थे, उसी रास्ते में तट से पहले एक रंगशाला थी। रंगशाला समझते हैं ना आप, जहां नृत्यांगनाएं वगैरह होती हैं। अब वो जो कि मुनि थे, बड़े जवान और बहुत सुंदर पर्सनालिटी के व्यक्ति थे, आकर्षक व्यक्तित्व था उनका। तो नृत्यांगना जो थी वो थोड़ी आकर्षित होती थी उन पर। तो ये साधु जब रोज नीचे से निकलता था, तो एक स्त्री हमेशा ऊपर छत पर आकर नीचे पुकारती है, कहती है, महाराज कच्चे हो कि पक्के हो? महाराज कच्चे हो कि पक्के हो? और महाराज कोई जवाब नहीं देते, चुपचाप जाते हैं, नहाते हैं, वापस चले जाते हैं। और ये दिनचर्या उनकी वर्षों तक चलती रही। तो अब जब बहुत वर्ष बीत गए, तो ये महाराज जो है अब थोड़े वृद्ध हो गए। अब इनको आभास हो गया कि अब मेरा जाने का समय आ गया है। तो उनके यहाँ एक प्रचलन था कि गंगा नदी के घाट पर जाके प्राण त्यागते थे। तो जब बिल्कुल अब वो अचेत अवस्था में हो गए, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि भाई मुझे उठाओ और अब गंगा नदी के तट पर ले चलो। बस ध्यान रखना कि इस बार जब ले चलो तो उस छत के नीचे जरा 1 सेकंड के लिए रोकना। तो शिष्यों को लगा यार ये बुढ़ापे में हिल तो नहीं गया है। उन्होंने कहा, महाराज क्या बात कर रहे हो, पूरी जवानी रुके नहीं अब? तो उन्होंने कहा रोको। तो ले गए साहब शिष्यगण। अब जब उस छत के नीचे से पहुंचे, तो वो नृत्यांगना, जबकि वो भी बूढ़ी हो चुकी है, वो फिर आई। वो भी पक्की थी भाई साहब। हाँ? वो फिर आई और उसने कहा, महाराज कच्चे हो कि पक्के हो? महाराज ने एक जवाब दिया, आज पहली बार पक्का हूं। वो नृत्यांगना दौड़ी दौड़ी नीचे आई। उसने कहा, तो पहले क्यों नहीं बोला? तो महाराज ने कहा कि देख भाई, जब तक जीवन शेष था कुछ नहीं पता कब कौन फिसल जाए। तो बड़ी बात करना ठीक नहीं है, लेकिन अब तो मुझे गारंटी है, तो सुन ले पक्का। हाँ? अब ये होता है चरित्र, इसमें है आनंद। मजा नहीं है, इसमें आनंद है कि एक आदमी जब अपनी अंतिम सांस लेने वाला है, उसको इस बात की सुकून है कि मैं पक्का हूं, छोटे छोटी चीजों पर डिगा नहीं। अब देखिए, बड़ी बड़ी चीजों पर लालच आ जाए वो मुझे समझ में आता है, लेकिन आपने देखा है लोग छोटी छोटी चीजों पे ईमान बरकरार नहीं रखते। 5 रुपए के पेन पे नीयत डोल जाती है। 5 रुपये का पेन, भाई साहब लोगों की नीयत डोल रही है। तो अब ये पक्के नहीं है। तो जीवन में अगर आनंद लाना है महाराज, तो ये सरल काम नहीं है। इसके लिए क्या होना जरूरी है? पक्का होना जरूरी है। और पक्का आदमी कब होता है? जब उसका निरंतर अभ्यास करता है। आप सब लोग एक काम कीजिए, मैं देख रहा हूं आपके पास पेन और पैड हैं, जरा आप लोग जरा अपना अपना नाम लिखिएगा, जरा अपनी पुस्तिका पर नाम लिखिए। हैं जी?
लिखो जी, लिखा। अब एक काम कीजिए, अब अपने दूसरे हाथ से अपना नाम लिखिए। लिखिए लिखिए, लिखिए लिखिए, हाँ दूसरे हाथ से लिखिए। तो जिन लोगों ने लिख लिया है मुझे बताइए, आपके कौन से हाथ की लिखाई बढ़िया आई है? पहले वाले हाथ की। अच्छा ये बताइए, ये जो दूसरा हाथ है ये भी उसी स्कूल और कॉलेज में गया था कि नहीं? गया था। तो ये बेचारा अनपढ़ जैसा क्यों व्यवहार कर रहा है? क्योंकि इससे आपने लिखने का अभ्यास नहीं किया और बहुत सारी चीजों का अभ्यास किया है आपने। क्यों? आपको क्या लगता है ब्रह्मा जी ने ये हाथ उसी काम के लिए बनाया था जो हम करते हैं इससे? है? अरे इस हाथ में भी तो लिखने का पोटेंशियल है, हाँ कि ना? लेकिन क्योंकि हमने इसका अभ्यास नहीं किया तो ये बेचारा अनपढ़ की तरह लटका हुआ है। लेकिन अगर आप 2-3 महीने इस हाथ से लिखना शुरू कर दें तो ये हाथ भी वैसे ही लिखेगा जैसे दायां हाथ लिखता है कि नहीं लिखेगा? तो एक्चुअली जीवन में पक्का आदमी किस चीज से होता है? अभ्यास से पक्का होता है। जिस चीज का अभ्यास करते हैं उस चीज में हम अभ्यस्त हो जाते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनको कार चलानी आती है? जरा हाथ खड़ा कीजिए। आप लोगों को याद है भाई वो दिन जब आप कार चलानी सीखते थे और हल्की सी चढ़ाई वाली सड़क पर अगर गाड़ी रोकनी पड़ जाती थी तो आपको कितना कष्ट होता था? अच्छा, अंदर कितनी महाभारत होती थी। अच्छा, जिसने आपकी कार के आगे कार रोक ली वो दुश्मन, और जिसने पीछे रोकी है वो बड़ा दुश्मन। और हम अंदर ही अंदर कितना चिंतित होते थे, स्ट्रेस में आते थे। क्यों साहब? लेकिन आज आप ऐसी सड़कों पर ध्यान भी नहीं देते। पता है क्यों? पहले भी कसूर सड़क का नहीं था, सामने वाले वाहन वाले का नहीं था, पीछे वाले वाहन वाले का नहीं था, खुद को आती नहीं थी। खुद को आती नहीं थी। जो चीज खुद को आती नहीं थी दोष सारी दुनिया को, जबकि आता खुद को नहीं था। और अब एक और जो झंझट में देख रहा हूं जी, आजकल लोग प्रयास बहुत कर रहे हैं, अभ्यास कम कर रहे हैं। आपने देखे कई लोग, मैं प्रयास करता हूं पर होता नहीं है। तो मैं ऐसे कई लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप प्रयास करना बंद कर दें, अभ्यास करना शुरू कर दें। हाँ? आप में से कई लोगों ने, ऐसे लोगों को आप जानते होंगे जो कई वर्षों से धूम्रपान छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। धूम्रपान छोड़ने का प्रयास कैसे कर रहे हैं? रोज धूम्रपान का अभ्यास करके। रोज पीता है और कहता है मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। वो क्या कोशिश कर रहा है? रोज तो पी रहा है। सुबह जल्दी उठने का प्रयास करता हूं, उठ नहीं पाता हूं। अच्छा, क्या करता है? कुछ नहीं, उठता नहीं हूं। लेकिन शब्द क्या इस्तेमाल कर रहा है? प्रयास। ओ महाराज, प्रयास नाम की कोई चीज नहीं होती। या तो कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यह जरूरी नहीं है कि हर बारी जब आप कुछ कर रहे हो तो उसका परिणाम भी आपका मन वांछित आ जाए। तो कई बार परिणाम मन वांछित नहीं आता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपने प्रयास किया। आपने अपनी तरफ से जो कर सकते थे वो किया, परिणाम नहीं आया वो अलग बात है। तो मैं हमेशा लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया प्रयास ना करें। क्या करें? अभ्यास करें। तो जीवन में आनंद लेने का क्या करना है बंधुओं? अभ्यास करना है। और आनंद किस में आता है? किसी और के जीवन में सुख लाने से अपने जीवन में आनंद आता है। और यही फर्क है कार्यकर्ता में और बाकियों में। कार्यकर्ता अपनी मर्जी से दूसरों के जीवन में क्या लाना चाहता है? तो आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। अब एक चीज ध्यान रखें, जब हम दूसरों के जीवन में, अपने जीवन में खुशी आनंद लाना चाहते हैं तो इसमें एक चीज का ध्यान बहुत रखना है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में से समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको जीवन में कोई ना कोई समस्या है? मुझे बताना मत क्या है, क्योंकि मैं दूर नहीं कर सकता, लेकिन समस्या है। हाथ खड़ा करो। जिसकी भी बुद्धि चल रही है उसको समस्या है।
जितने बुद्धू है उनको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो खुद एक समस्या है। अरे तो जब तक जीवन चल रहा है, जब तक सांस चल रही है, जब तक बुद्धि चल रही है, जीवन में समस्या थी, है, आगे भी रहेगी। तो पर आपकी और मेरी जिम्मेदारी क्या है? हम खुद समस्या ना बने। अरे जीवन में समस्या होना प्राकृतिक है, लेकिन खुद समस्या बन जाना घातक है। जैसे जीवन में समस्या तो सबके है, शादीशुदा आदमी है, गारंटीड समस्या में है। गारंटी है, माने या ना माने, समस्या में है। जिसके भी बच्चे हैं थोड़ी बहुत समस्या तो देंगे ही, क्यों साहब? तो समस्या थी, समस्या है, आगे भी रहेगी। लेकिन अपनी जिम्मेदारी क्या है कि हम उसमें खुद भी एक समस्या ना बन जाएं। जैसे घर में अच्छा खासा शांत माहौल होता है तब तक, जब तक ये समस्या घर नहीं चली जाती। सब शांत थे, खुश थे, पर ये महाराज पहुंच गए। फिर टीवी देख रहे हो, जब देखो फोन पे लगा रहता है, जब भी घर पर आओ कहीं सफाई नहीं मिलती है, और बस घर वालों की शांति भंग कर दी, क्योंकि घर में क्या पहुंच गई है? समस्या पहुंच गई है, राइट। और महाराज अगर हमें समस्याएं कम करनी है तो सबसे पहले हमें एक चीज करनी है कि हम खुद एक समस्या ना बने। तो उसके लिए पहला काम तो हमें क्या करना है जी? खुद स्वस्थ रहें। वो तो आप लोग करते ही हैं। तो सब लोग अपना अपना प्राणायाम योगाभ्यास करते हो कि नहीं करते? थोड़ा ऊंचा बोलो, थोड़ा सा और। अच्छा, मेरी तसल्ली के लिए इस कमरे में कितनी ऊर्जा है जरा ध्वनि से बताइए, ध्वनि से। बस 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 बस, बस। बहुत है। तो पहला काम तो आप लोग अच्छा कर रहे हैं जी, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरा, थोड़ा अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर किसी का शरीर बहुत स्वस्थ है लेकिन यहां बहुत वायरस है तो वो ज्यादा नुकसान कर सकता है। क्या समझे जी? अरे अगर ईर्ष्या होती है किसी से, ईर्ष्या, ईर्ष्या, तो आपको पता है ईर्ष्या में आदमी कितना नुकसान कर सकता है, अपना भी और दूसरों का भी। अगर थोड़ा इनसिक्योरिटी फील होती है, इन्फीरियोरिटी फील होती है, तो आदमी किस किस तरीके के गलत काम कर सकता है। तो थोड़ा मानसिक भी यहाँ पर सफाई होती रहनी चाहिए, राइट। और तीसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है जी, कि अपने जीवन में थोड़ा सा बातचीत में थोड़ा सा अनुशासन रखें। देखिए, हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे समाज में अच्छा निर्माण कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे शब्द हैं वो भी ऐसे होने चाहिए कि सामने वाला थोड़ा आकर्षक महसूस करे। अब आप किसी को ये नहीं कह सकते, मतलब इस भाषा में नहीं कह सकते योगाभ्यास करने को कि वो अब कसम खा ले कि कुछ भी करूंगा पर योगा नहीं करूंगा। क्यों? तो हमारी जो भाषा है वो भी बड़ी क्या होनी चाहिए जी? मधुर होनी चाहिए, कि अगले का मन करे हमारे से जुड़ने का, हमारे को सुनने का। तो ये अगर हम छोटी छोटी चीजों की अपनी जिम्मेदारी ध्यान रखेंगे तो फिर हम समाज में भी अच्छा वातावरण, अच्छा जागरूकता बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं साहब, जब तक जीवन है उसमें 3 चीजों की गारंटी है। आजकल आपने लोगों ने देखा है पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी गारंटियां दे रहे हैं, हाँ, कि अब इसकी गारंटी, उसकी गारंटी, हाँ। तो मैंने भी गारंटी देनी शुरू की है आजकल। जब तक जीवन है आपका और मेरा, उसमें 3 चीजों की गारंटी है। नंबर 1, जब तक जीवन है उसमें दर्द रहेगा, कोई ना कोई पीड़ा रहेगी, हाँ। जो कुंवारा है उसकी पीड़ा अलग है, जो बेरोजगार है उसकी पीड़ा अलग है। अच्छा, आप लोगों ने एक विडंबना देखी जी आज हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है जी? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पूछो कि लोगों के पास काम धंधा नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास करने को काम नहीं है। और दूसरी चीज है जो मैं कॉर्पोरेट लाइफ में देख रहा हूं, कंपनीज को पता क्या शिकायत है, उनकी क्या पीड़ा है? करने के लिए ढंग के लोग नहीं मिल रहे।
काम करने के लिए ढंग के लोग नहीं मिल रहे, लोगों के पास काम नहीं है, कंपनियों के पास काम करने वाले लोग नहीं है, और जिनके पास काम है वो काम ढंग से कर नहीं रहे। तो पीड़ा तो सब जगह है। ओके, कुंवारे को पीड़ा है, शादीशुदा को पीड़ा है, रोजगार वाले को भी पीड़ा है, बेरोजगार वाले को भी पीड़ा है, व्यवसायी को भी पीड़ा, सबको पीड़ा तो है। दूसरी चीज की गारंटी है, जब तक आप और मैं जीवित हैं, जीवन में क्या रहेगी? अनिश्चितता। क्या रहेगी? अनिश्चितता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जैसा आप सोचोगे बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। ओ ना ना ना, ऐसा नहीं होता। हाँ, आप में से जितने लोगों के बालक या बालिका हैं आपने देख लिया होगा, हाँ? जैसा आप चाहते हो जरूरी नहीं है वैसा ही निकल जाए, कैसा भी निकल सकता है। क्यों साहब? जरूरी नहीं है अगले साल का मौसम आपके हिसाब का ही होगा, कुछ भी पक्का नहीं है। जरूरी नहीं है अगली सरकार आपके हिसाब की बनेगी। जीवन में क्या है? अनिश्चितता तो है। और जो तीसरी चीज जीवन में जरूर है, पीड़ा है, अनिश्चितता है, और जो तीसरी चीज जिसके बिना कोई मनुष्य नहीं रह सकता, वो है कुछ ना कुछ कार्य, कुछ ना कुछ काम चाहिए, गतिविधि चाहिए। बिना गतिविधि के जीवन नहीं चल सकता। जैसे ही सुबह आंख खुलती है आपको कुछ ना कुछ काम चाहिए। आप लोगों ने देखा है जी, जो लोग रिटायर भी हो जाते हैं वो भी अपने लिए कुछ ना कुछ दिनचर्या बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? जैसे हम में से कुछ लोग होंगे जो रिटायर होकर भी आए हैं, तो अब उन्होंने अपने लिए एक अलग दिनचर्या बना ली है, क्योंकि जैसे ही आपकी आंख खुल गई है, आप सो नहीं रहे हैं और शरीर आपका स्वस्थ है, तो अब आपको कुछ ना कुछ काम चाहिए। अच्छा, अगर और कोई काम ना हो तो आपने देखा लोग क्या काम ढूंढ लेते हैं? अखबार में 2 चित्रों में 6 अंतर ढूंढो। क्यों ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते लोग? चलो अब ये पहेली सुलझाओ। क्यों? क्योंकि बिना काम के व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। अच्छा, और कोई काम नहीं करोगे तो अपने घर के बाहर कुर्सी डाल के बैठोगे, पहरेदारी करोगे। अच्छा, अपनी पहरेदारी नहीं करोगे, गली में आते जाते हर आदमी से पूछोगे कहां जा रहा है, किसके यहां जा रहा है। तो कुछ ना कुछ काम तो आदमी को करना ही होगा। तो मैं लोगों से हमेशा ये कहता हूं कि देखिए, पीड़ा रहेगी, अनिश्चितता रहेगी, और कोई ना कोई काम तो रहेगा। तो अगर जीवन में आनंद लेना है तो क्या करें? काम तो सब कर रहे हैं, क्या करें? अरे अपने काम में आनंद लें, अपने कार्य को खुश होकर करें। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि कार्य मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे कार्य करने से खुशी मिले। मैं कहता हूं ना ना ना, खुश हो के काम कर, खुश होने के लिए काम मत कर, खुश हो के काम कर। तो फिर जीवन में क्या आता है? आनंद आता है भाई साहब। तो और काम तो करना ही है। क्यों साहब? काम तो करना ही है। तो जब करना ही है तो कैसे करना है जी? खुश होके करना है। तो जब आप खुश होके काम करते हो तो किसी और के भी काम आते हो, तो फिर जीवन में क्या आ जाता है? आनंद आ जाता है। अब आप देखिए, अपने आसपास भी थोड़ा चेक करें। नानक दुखिया सब संसार। पता क्यों? हर आदमी ना एक चीज में बड़ा उत्सुक है, और वो है हिस्सेदारी। क्या चाहिए जी? हिस्सेदारी। इसमें मेरा इतना %, इसमें मेरा इतना %। हिस्सेदारी में सब उत्सुक हैं, लेकिन 3 ऐसी चीजें हैं जिसमें उत्सुकता नहीं दिखाते। पहली, ईमानदारी। पहली, ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसी के पैसे नहीं उठाने, किसी का पैसे का नुकसान नहीं करना। अरे ईमानदारी का मतलब ये होता है जबान का पक्का होना। जो कहा वो करें, जब कहा तब करें, जितना कहा उतना करें। आपने देखा कई लोग, हम में से किसी साहब ने पूछा कि अरे भाई, मेरे घर में थोड़ा बेटी की शादी है, तो जनवरी के महीने में शादी है, तो कुछ मदद हो सकती है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस 1 महीना पहले याद दिला देना। ठीक है। 1 महीना पहले उसने फोन किया, फोन उठाना बंद, बात खत्म। और अगर वो कहीं सामने मिल जाए, और भाई कैसा है, कह रहा है जी मैंने आपको फोन किया। अच्छा, नहीं मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया। ये बेईमानी है।
ये चालाकी नहीं है, ये बेईमानी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप किसी के धन की सहायता करें, मैं कह रहा हूं लेकिन अगर आपने किसी को भरोसा दे दिया है, आसरा दे दिया है, तो कम से कम उसको बता दो फोन करके कि इस वक्त नहीं कर पाऊंगा। तो ये है ईमानदारी, जबान का सच्चा होना, ईमानदारी। नंबर 2, वफादारी। आजकल बड़ा झंझट है भाई साहब, वफादारी बड़ी मुश्किल हो गई है। लोग तो आजकल पिताजी भी बदल लेते हैं, पार्टियां तो छोड़ो। वफादारी बड़ी मुश्किल हो गई है भाई साहब। लॉयल्टी इज मिसिंग। ओके, ईमानदारी, वफादारी। और जो तीसरा मेरा फेवरेट टॉपिक है वो है जिम्मेदारी। हिस्सेदारी सबको चाहिए, लेकिन वो हिस्सेदारी जिम्मेदारी में नहीं, परिणाम में चाहिए। हाँ, हमारा पुश्तैनी मकान है, उसमें मेरा भी तो हिस्सा है। अच्छा, तेरा हिस्सा इसलिए क्योंकि तू घर का सदस्य है, राइट? लेकिन उसको किसी ने खरीदा, उसको किसी ने बनाया, सब कुछ खर्चा उसका, लेकिन हिस्सा तेरा जरूर है क्योंकि कानूनन हिस्सा है। और ठीक है यार, पैसे से हिस्सेदारी नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम उसकी देखरेख में ही थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर दे। ना 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 ना, सिर्फ हिस्सेदारी, नो जिम्मेदारी। तो 3 चीजें बंधुओं, अच्छे चरित्र वाले लोगों की क्या निशानी है? ईमानदारी, वफादारी और जिम्मेदारी। और जिन लोगों में ये 3 चीजें उपलब्ध हैं उन पर लोग भरोसा करते हैं, और जिन पर लोग भरोसा करते हैं उनके जीवन में क्या है? आनंद है। और अगर एक आदमी है, इंसान है, लेकिन उस पर कोई भरोसा नहीं करता, तो महाराज पूंछ गायब है, बाकी सिस्टम सेम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ईमानदारी, वफादारी और जिम्मेदारी। अब जरा मुझे बताइए, इस कमरे में ऐसे कितने लोग हैं जो अपने घर के आसपास जिम्मेदार लोग चाहते हैं? अरे कि आपका पड़ोसी थोड़ा जिम्मेदार आदमी होना चाहिए। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि जो आपका वाहन चालक है वो अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभाए? आप में से कितने लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री भी अपनी जिम्मेदारी ठीक निभाए? पायलट को अपना काम जिम्मेदारी से करना चाहिए। अच्छा, रिक्शा चलाने वाले भाई को अपना काम जिम्मेदारी से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा, कितने % जिम्मेदारी से करना चाहिए? 70%, 80%, 90%? 100% कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? अरे 90% नहीं चलेगा क्या? है? अगर एक सर्जन कहे आपसे कि मैं अपनी तरफ से 90% आपको आश्वासन देता हूं, तो आपको थोड़ा शक होगा कि नहीं होगा? अगर आपकी पत्नी आपसे कहे कि मैं 99% तुझसे कमिटेड हूं, कितना % तो संतुष्ट रह जाओगे? हमारा सारा ध्यान उस 1% पे होगा कि भाई साहब वो कहां है। हाँ? तो कुछ चीजें हैं, या तो वो 100% है, नहीं तो वो 0% है। आप 80% ईमानदार नहीं हो सकते, आप 90% वफादार नहीं हो सकते, आप 90% जिम्मेदार नहीं हो सकते। या तो आप ईमानदार हैं या ईमानदार नहीं, या तो वफादार हैं या वफादार नहीं हैं, या तो जिम्मेदार हैं या जिम्मेदार नहीं है। तो हम सब लोग जो इस कमरे में हैं, ईमानदार हैं? थोड़ा ऊंचा बोलो जी। वफादार हैं? जिम्मेदार हैं? तो मैंने ना एक किताब लिखी है, जिम्मेदारी की शक्ति। तो किताब पढ़ने का तो आजकल लोगों को टाइम नहीं है, तो मैं आपको ना उस किताब का जो 2-4 गूढ़ चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जितनी मुझे समझ में आती है। तो आप देखिए अगर आपके काम आ जाए। देखिए, जिम्मेदारी ना एक बड़ा भारी शब्द है, क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो देना सब चाहते हैं, लेना कोई नहीं चाहता। जिम्मेदारी इकलौती ऐसी चीज है जो सबको देने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, और खासकर लेने में कब दिक्कत होती है? जब कुछ गड़बड़ हो जाए, जब सब कुछ ठीक हो, तब तो सारी जिम्मेदारी में हिस्सेदारी है। आप लोग देखते नहीं है, जब कोई टीम मैच जीतती है तो उसमें वो वाला प्लेयर सबसे आगे खड़े होकर फोटो खिंचवाता है जिसने कोई रन ना बनाया हो, लेकिन अब टीम मैच जीत गई है तो वो सबसे नीचे लेट जाता है कि मैं ही था, जबकि उसकी हिस्सेदारी कोई नहीं थी, लेकिन अब जीत गए हैं तो फोटो में मैं भी।
हाँ, तो जिम्मेदारी सबसे पहली चीज ये है कि जिम्मेदारी ना किसी पद से, उम्र से नहीं होती। जिम्मेदारी एक एहसास है, इट्स अ फीलिंग। जैसे इस कमरे में आप लोग जो बैठे हैं, समाज के प्रति आपका कोई मतलब, वो जो कर्तव्य आप महसूस करते हैं वो आप फील करते हैं ना। कोई किसी ने जिम्मेदारी दे थोड़ी रखी है। तो जिम्मेदारी एक फीलिंग है जो कुछ लोग फील करते हैं, कुछ लोग फील नहीं करते हैं। जैसे आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने लोगों को सड़क पर कचरा इधर उधर फेंकते हुए देखा है? अच्छा, जो फेंक रहा है उसको कुछ फील नहीं हो रहा, वो कह रहा भारत मेरा देश है, मेरी संपत्ति है, अपने देश में अपना कचरा फेंक रहा हूं। उसको कुछ नहीं फील हो रहा कि वो कोई गलत काम कर रहा है। पता है क्यों? जिम्मेदारी तो एक फीलिंग है, ये किसी पद से नहीं आती। ये एक एहसास है जो कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं होता है। जैसे आप सब लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, देखिए मैं तो इतनी देर चौकड़ी मार के बैठने में मुझे दिक्कत हो जाती है, लेकिन आप लोग इतनी देर से बैठे हुए हैं, तो ये कोई चाकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, ये अपनी मर्जी से कर रहे हो आप, ताकि इस कमरे का अनुशासन बना रहे। तो ये क्या है? फीलिंग है, ये दी नहीं जा सकती। जिम्मेदारी एक एहसास है। जैसे आप अपने अपने घरों में चेक कीजिए, हमारे ही घर का सदस्य घर में कोई बिजली का पंखा चलता छोड़ देगा, लाइटें खुली छोड़ देगा, मोटर चला देगा, बंद नहीं करेगा, कोई फीलिंग नहीं हो रही उसको। लेकिन कुछ होते हैं घर के सदस्य कहते हैं यार अपना ही बिजली है भाई, पर कईयों को वो एहसास नहीं है। अब जैसे आप लोगों ने पतंजलि का नाम छापा हुआ है, आप पतंजलि के ये वेशभूषा में हैं, तो जब आप इस प्रांगण के बाहर जाते होंगे तो आप इस वक्त पतंजलि को वो कर रहे हैं ना, रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो आपका आचरण, आपका व्यवहार ऐसा शुद्ध होना चाहिए कि वो पतंजलि की गरिमा को और बढ़ाए। अब ये ज्यादातर लोगों को ये एहसास होता है, बाकी लोग भूल जाते हैं कि गुरुदेव क्यों? हाँ, क्योंकि आप एक बड़ी संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप सब लोग जानते हैं जी, आपकी संस्था के जितने हितैषी हैं उतने ही दूसरी तरह के शुभ चिंतक भी हैं, हाँ? जो हर वक्त मौके की ताड़ में रहते हैं। तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हमसे कोई ऐसी भूल ना हो जाए कि हमारी संस्था पे किसी तरीके का कोई आक्षेप लगे। तो मेरा व्यवहार, मेरा आचरण, इसमें इतनी शुद्धता हो, हाँ, कि स्वामी जी, आचार्य जी को अच्छा लगे कि ये हमारे कार्यकर्ता हैं। तो ये तो है, एक फीलिंग है, ये कोई जबरदस्ती नहीं बना सकते। दूसरी चीज, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी लेनी होती है। ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जिस दिन ऊपर से आकाशवाणी होगी कि आज तू अलाउड है जिम्मेदारी लेने को। जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी लेनी होती है। आप में से कितने लोगों ने सरदार भगत सिंह जी का नाम सुना है? सरदार भगत सिंह जी को फांसी की सजा कौन सी उम्र में हो गई थी? 23 साल की उम्र में। 23 साल के लड़के को क्या जल्दी हो रही थी जी भारत को आजाद कराने की? क्या कमी थी उनके घर में जो उनको ये इन झंझटों में पड़ने की जरूरत थी? बाकी भी तो कई थे जो आराम आराम से आजादी की लड़ाई में लगे हुए थे। इनको 23 साल में क्या जल्दी है? कोई घर में कोई किसी चीज की कमी थी क्या? क्यों पड़े अंग्रेजों के पीछे? इतनी कम उम्र में फांसी की सजा क्यों स्वीकार की? इनको ये जिम्मेदारी, कोई डेजिग्नेशन मिला था क्या मैनेजर फ्रीडम का? ओ महाराज, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी लेनी होती है। तो जिम्मेदारी लेनी होती है। नंबर 3, अब इस पर मैं चाहूंगा आप लोग थोड़ा चिंतन करें। अक्सर आप देखोगे जब भी हम जिम्मेदारी की बात करते हैं तो हम अक्सर बात पता किसकी करते हैं? पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस मतलब जो हो चुका है उसकी जिम्मेदारी किसकी? किसकी? जैसे आज भी मैं देखता हूं भारतवर्ष में कई लोग हैं जो कहते हैं कि अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो आज भारत देश कुछ और होता। अब मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है होता कि नहीं होता, क्योंकि अब वो तो हो चुका है। तो मैं अक्सर लोगों से निवेदन करता हूं, जो हो चुका है अब उसकी ना निंदा भी मत करो, उसकी स्तुति भी मत करो, उसकी प्रशंसा भी ना करो, उसकी निशंसा भी ना करो। अब ये करो कि अब आगे क्या करना है ये बताओ। क्योंकि अब तो पटेल साहब भी निकल गए, नेहरू साहब भी निकल गए,
अब अगला बताओ, मोदी जी दोबारा बनाओगे या कोई और लाओगे, वो देख लो आपने क्या करना है। अब पिछले के गाने मत गाते रहो, अब जो होना था वो हो चुका है। जैसे आप लोग देखिए, ये बात अच्छी है कि हमें अपनी सभ्यता पे, अपनी संस्कृति पर स्वाभिमान होना चाहिए, हमें उस पर गौरव होना चाहिए, लेकिन उसके साथ हमारी एक जिम्मेदारी है कि अब हम पुनः उसी गौरव को पुनर्स्थापित करें। खाली पिछलों के ही गाने गा गा के अपनी पीठ नहीं थपथपा देनी। जैसे कई लोग कहते हैं जी भारत नदियों का देश है, इसमें तुम्हारा क्या योगदान है भाई? नदियां थी, तुम थोड़ी लाए, वो तो भागीरथ जी लाए थे एक नदी। अब आप उसी पर मतलब आप लगे रहोगे जी कि भारत नदियों का देश है। कोसी नदी हर साल लाखों लोग ले जाती है, इसमें आपका क्या कीर्तिमान है? तो आप एक काम करो, अब आगे की भी बात करो, खाली पिछली की नहीं। और यही कारण है मुझे पतंजलि के साथ इतना जुड़ाव महसूस होता है, क्योंकि हम अपनी जो विरासत और संस्कृति है उसको अब दोबारा से पुनर्स्थापित करके आगे और गौरव की तरफ बढ़ रहे हैं। हम खाली पिछली बात नहीं कर रहे कि पीछे ये था, पीछे वो था। अब हम आयुर्वेदा को दोबारा से उसकी जो उचित जगह है वहां तक पहुंचा दिया है। आज दुनिया विश्व योगा डे मना रही है, वो भी मना रहे हैं जो मतलब मानते भी नहीं हमारे को, वो भी मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि योगा एक साइंस है। तो ये जो आज जागरण आप लोगों ने किया है, इसी की और आगे जरूरत है, और उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो इस कमरे में मौजूद हैं। हमें भविष्य को अपने इतिहास से बेहतर बनाना है, ये जिम्मेदारी है। खाली इतिहास के गाने नहीं गाने। इतिहास अच्छा था हमारा, बहुत स्वर्णिम इतिहास है हमारा, लेकिन अब हमको अपना आगे आने वाला जो भविष्य है उसको इतिहास से बेहतर बनाना है। बना सकते हैं? थोड़ा ऊंचा, थोड़ा सा और। किसकी जिम्मेदारी है बनाने की? है हमारी नहीं, मेरी बोलो। हाँ, हमारी में ना फिर इधर उधर हो जाता है। भारत को दोबारा से गरिमापूर्ण वैभवशाली बनाने की जिम्मेदारी किसकी? किसकी? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी किसकी? अच्छा, अब एक काम करो, जब जिम्मेदारी ले रहे हो तो दोनों हाथ से लो। हाँ, एक हाथ से नहीं है। तो अब की बार जब आप करोगे इसको तो ऐसे करना है, एक आसन होता है ना। ओके, जिम्मेदारी किसकी? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? जिम्मेदारी किसकी? 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 कोई परेशानी? कोई परेशानी? कोई बहाना? कोई बहाना? वेरी गुड, ताली बजाओ जी एक दूसरे के लिए। अब मैं आपको जिम्मेदार आदमी की कुछ निशानी बताता हूं, अपनी अपनी चेक कर लेना, ठीक है? सबसे पहला, जिम्मेदार आदमी की भाषा में आप दोषारोपण नहीं पाएंगे। वो चूं चूं नहीं करता, दोष नहीं देता वो। जैसे आपने देखा है कई लोग, मुझे माँ बाप ढंग के नहीं मिले वरना मैं भी कुछ कर देता। तो अब ये क्या कर रहा है? माता पिता को दोष दे रहा है। तो ऐसे कई लोगों से मैं कई बार निवेदन करता हूं कि अगर आपको माता पिता ठीक नहीं मिले थे, आप सास ससुर ढूंढ लेते ढंग के। लेकिन जो वो ढंग के सास ससुर होते हैं वो इसको दामाद नहीं बनाते, तो इसका दोषारोपण चालू है। तो कई लोग माँ बाप को दोष देते हैं, कई लोग सरकारों को दोष देते हैं। मोदी ने कहा था अच्छे दिन, मोदी ने कहा था अच्छे दिन। अब मैं कई बार लोगों से कहता हूं, मोदी जी ने ये थोड़ी कहा था कि तुम्हारे आएंगे। तो अब ये मोदी जी को दोष दे रहे हैं कई लोग। अच्छा, मैं कई बार ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मोदी जी से आपके अच्छे दिन नहीं आए तो आप राहुल गांधी से उम्मीद कर रहे हो? अच्छा, मैं दिल्ली वाला हूं, हमने केजरीवाल करके देख लिया भाई साहब, जो बेड़ा गर्क हुआ है।
लेकिन देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल नेता को नहीं कह रहा हूं, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कब तक लोग नेताओं को दोष दे दे के अपने जीवन के बारे में दोषारोपित करते रहेंगे, जब मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी। तो कई लोग नेताओं को दोष देते हैं, कोई माता पिता को दोष देते हैं, अच्छा कई लोग पत्नी को दोष देते हैं, जब से तेरे से शादी हुई है। मतलब पत्नी की कोई लॉटरी लगी हुई है तब से क्या? उनकी भी तो तेरे से ही हुई है। क्या सा? अच्छा कईयों को, जिनको धरती पे कोई नहीं मिलता दोष लगाने को, वो ऊपर सितारों को दोष देते। मेरे तो ना शनि ठीक नहीं चल रहा, हाँ शनि मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ओ महाराज, शनि ग्रह का साइज पता है आपको? शनि ग्रह का साइज पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है, 3 टाइम्स। इतना बड़ा साइज का प्लैनेट आपके जीवन में रुचि ले रहा है, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अरे उसके आसपास उसके साइज के मंगल बृहस्पति कितने घूम रहे हैं, उसको अगर पंगा लेना ही होगा उनसे लेगा, हमसे क्यों लेगा? और आजकल आप देखिए, वो सोशल मीडिया में फिर ऐसे ऐसे सलाहकार आ गए हैं कि तू अपने हाथ पे हरे रंग के पेन से लिख ले तो तेरी कृपा खुल जाएगी। हाँ, इस रंग की चटनी में खाओ, ये खाओ, वो खाओ। मतलब क्या क्या कर रहे हैं भाई साहब? हाँ? पता नहीं कहाँ कहाँ इनकी कृपा अटकी हुई है। इनको समझाना चाहिए, कपाल भाती कर, प्राणायाम कर, तेरी कृपा वहीं अटकी हुई है। अरे थोड़ा योगा आसन करोगे तो खुलेगी ना चक्र तुम्हारे। 7 चक्र खुलते योगाभ्यास से, यस और नो? पर वही ना, वो चक्र खोलने में तो खुद को कुछ करना होगा, वरना पंडित जी को बिठा के बोलो जी कर दो, शनि सेट कर दो, मंगल सेट कर दो। और ऐसे थोड़ी, इतने छोटा समझा आपने उनको कि वो हमारे पंडित जी सेट कर देंगे। शनिवार के दिन सरसों का तेल चढ़ा दो, और वो शनिदेव जी की कोई गरारियां थोड़ी अटकती हैं। मतलब तुम्हारा सरसों का तेल वहां पहुंच रहा है, मतलब कैसी बातें कर रहे हो यार? अपनी ग्रीसिंग करो, अपनी ये हिलाओ, ये क्यों सा? हाँ? तो कोई ग्रहों को दोष दे रहा है, कोई नेताओं को दोष दे रहा है, कोई परिवार वालों को दोष दे रहा है। देखिए मैं ये कह रहा हूं, मेरी, क्योंकि ना देखिए मुझे ग्रहों की जानकारी नहीं है, हो सकता है मेरा जो ज्ञान है ग्रह दशा के मामले में गलत हो, मैं पूरा स्वीकार करता हूं कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है एस्ट्रोलॉजी की। हो सकता है ये साइंस काम करती हो, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे बस में नहीं है वो ग्रह, इतने बड़े बड़े हैं, मैं उनको तेज भी नहीं कर सकता, स्लो भी नहीं कर सकता। और मैं कृष्ण जी का भक्त हूं, कृष्ण जी ने समझाया है कि पुत्र काम कर। तेरा अधिकार तेरे कर्म पर है, कर्म फल पर तेरा अधिकार नहीं है। जिनके साथ कृष्ण जी खुद थे उन्होंने भी अज्ञातवास झेला है, वनवास झेला है, कर्मों का फल सबको भोगना होगा। ओके, तो दोष नहीं देना, चू चू नहीं करनी, जो कर्म का लेखा जोखा है बाबूजी भोगना तो पड़ेगा, नहीं भोगना तो है, क्योंकि पिछला कर रखा है भाई साहब। तो चू चू नहीं करनी, चू चू नहीं करनी, कुछ करना है। तो सबसे पहला जो जिम्मेदार आदमी है वो दोष लगा करके अपनी ऊर्जा का क्षय नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, जो जिम्मेदार आदमी है वो बहाने नहीं बनाता, वो बहाने नहीं बनाता कि अगर ऐसा हो जाता तो मैं ये कर लेता, ऐसा हो जाता तो वो कर लेता, थोड़ा पहले हो जाता तो कर लेता। मेरा एक ऐसे ही एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था एक कंपनी में, तो मैंने महसूस किया शाम के समय पर एक आदमी थोड़ा उदास सा हो गया है, जबकि मेरे कार्यक्रम में तो ऐसा अक्सर होता नहीं कि कोई उदास हो जाए। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, तो मैंने उन भाई साहब से पूछा, मैं कहा महाराज कोई गलती हो गई तो माफ़ करो, मतलब थोड़े आप परेशान लग रहे हो। पता क्या कह रहा है? कह रहा है यार सेमवाल जी आपका कार्यक्रम अब हो रहा है, 10-1 साल पहले हो जाता है तो मैं भी कुछ कर देता। तो मैं कहा गुरुदेव अब जितने साल और हो धरती पे उसमें कुछ कर दो। क्यों जी? पर बहाना मत बनाओ कि अब पहले होता तो कर देता, अब जो कर सकते हो अब कर दो। क्यों साहब?
आज का दिन हमारी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, हां कि ना? क्यों? मेरी वजह से नहीं महाराज। अरे आज क्या तारीख है? क्या तारीख है आज? 7 नवंबर 2025। 7 नवंबर 2025। आज से पहले कभी आई है? आज के बाद फिर कभी आएगी? तो महत्वपूर्ण नहीं है। आज इस हिसाब से हमारी बाकी बची हुई जिंदगी का पहला दिन है। तो आप सबको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे ये भी सोचने का तरीका ही तो है कि आज का दिन मेरी बाकी बची हुई जिंदगी का पहला दिन है, तो बड़ा हर्षोल्लास से मनाता आदमी। और जिनको दुखी रहने की प्रैक्टिस है वो कहते हैं एक दिन और कम हो गया, एक दिन और कम हो गया। अब जिसका रोज एक दिन कम हो रहा है वो तो रोज अपना चौथा मना रहा है। सोचने का ही तो तरीका है। तो जिन्होंने बहाने बनाने हैं वो कोई ना कोई बहाना बना के बैठ जाते हैं। तो तीसरी जिम्मेदार आदमी की निशानी क्या है? जिम्मेदार आदमी की निशानी है कि वो पहल करता है। पहल, पहल करना मतलब वो कुछ करता है, वो कुछ करता है। और वो क्या करता है? वो करता है जो वो कर सकता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं बंधुओं, आज आपके जीवन के जैसे भी हालत और हालात हैं उसका जिम्मेदार कौन? नहीं, आवाज नहीं आ रही मुझे। आज आपकी जिंदगी के हालत और हालात जैसे भी हैं उसका जिम्मेदार कौन? अब आप इस वक्त थोड़े ज्यादा मोटिवेटेड हो रखे हो। अब ये हो जाता है जब मेरा कार्यक्रम लोग अटेंड करते हैं तो ऐसी बातें करते हैं कि मैं ही जिम्मेदार हूं। ओए ऐसा नहीं है महाराज। आपके और मेरे जीवन पर बाहरी परिस्थितियों का भी तो असर होता है। यस और नो? जैसे आपकी जो कद काठी है, आपकी हाइट जितनी गई है, वो तो पेरेंट्स के जीन्स डिसाइड करते हैं ना। वो तो तय हो गया था पैदा होते ही कि आपकी हाइट इतनी होगी, आपका रंग ऐसा होगा, आपके फीचर्स ऐसे होंगे। वो तो पैदाइशी सेट हो गया था। जिस तरह के माँ बाप मिलते हैं, जिस तरह के स्थान पर जन्म होता है, उससे भी कुछ चीजों पर असर आ जाता है कि नहीं आ जाता? अब जैसे अगर आप लोग आजादी से पहले पैदा हुए होते हम लोग, तो हम लोग भी फिर वो उस समय की जो प्रताड़ना है, जो बेइज्जती है, हम भी महसूस करते हैं कि होटल के बाहर लिखा हुआ है कि कुत्ते और हिंदुस्तानी अलाउड नहीं है। हमें भी देखना पड़ता अगर हम तब पैदा हुए होते तो उसमें हमारा कोई। अब हम सब लोग आजादी के बाद पैदा हुए हैं, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, तो हम लोग जहां मर्जी गंद मचा सकते हैं। क्यों? तो बाहरी वातावरण का, बाहरी परिस्थितियों का भी हमारे जीवन पर असर होता है। यस और नो? थोड़ा ऊंचा बोलो, थोड़ा सा और। अब जैसे जब कोरोना आया था, अब पता नहीं किसने कहां चमगादड़ खाया और पूरी दुनिया की मुंह पे पट्टी आ गई थी। तो वो आपके हाथ में नहीं था, आपने नहीं किया था, लेकिन किसी और ने किया, लेकिन भुगता सब ने। तो आपका और मेरा जीवन के आज जैसे भी हालत और हालात हैं, वो 100% मेरे द्वारा निर्माण नहीं किए गए। उस पर बाहरी शक्तियों का भी असर होता है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरी जिम्मेदारी ये है, एक सेंटेंस में, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मैं कर सकता? इस परिस्थिति में क्या मैं वो कर रहा हूं जो मैं कर सकता हूं? ऐसा बहुत कुछ है जो मैं चाहूं भी तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या मैं वो कर रहा हूं जो मैं कर सकता हूं? अगर आप और मेरा इस प्रश्न का जवाब है हां, तो हम जीवन में आनंद में हैं। लेकिन अगर इस बात का जवाब है कि ना, मैं तो वो भी नहीं कर रहा जो मैं कर सकता हूं, तो फिर हम जीवन में कष्ट में होंगे, पीड़ा में होंगे, उदास होंगे, निराश होंगे, क्योंकि मैं वो भी नहीं कर रहा जो मैं कर सकता हूं। तो मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आप लोग अपने स्वास्थ्य के लिए हर वो काम कर रहे हैं जो कर सकते हैं? थोड़ा हाथ उठा के बोलो। क्या आप अपने परिवार को प्रसन्न रखने के लिए हर वो काम कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं? जैसे अंबानी साहब ने अपनी पत्नी को हवाई जहाज गिफ्ट दिया, पता है ना आपको? अब वो समाचार मेरी पत्नी ने भी देख लिया, तो वो क्या कहती है मुझे? इसको कहते हैं पति, इसको कहते हैं प्यार। तो मैं कहा क्या हो गया है?
कहती उसने अपनी बीवी को जन्मदिन पे जहाज दिया है। तो मैं कहा फिर मेरी बात सुनो, अंबानी की कमाई पता कितनी है? खरबों, गिन भी नहीं सकते, मतलब जीरो इतनी है। जो जहाज उसने दिया है वो 250 करोड़ का है। 250 करोड़ उसकी आमदनी का 1% भी नहीं है। लेकिन जो मैंने तुझे हार दिया था वो मेरी कमाई का 60% था। तो उसके हिसाब से तो मैं अच्छा पति हुआ ना। मेरे पास खरबों होता तो मैं कुछ ज्यादा देता। अब जो है उसके हिसाब से तो मैं ज्यादा दे रहा हूं ना। तो मेरी बीवी को बात समझ में आई, फिर जाके स्माइल दी उसने उस दिन। है? तो सोचने का तरीका है ना हमारा, चू चू नहीं करनी, वो करना है जो मैं कर सकता हूं। राइट? तो आप लोग जरा सोचिए कि आप अपने लिए ऐसा क्या क्या है जो कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं कर रहे। ऐसा क्या क्या है जो अपने परिवार के लिए कर तो सकते हैं पर अभी नहीं कर रहे। तो एक काम करते जी, एक छोटी सी एक्सरसाइज से आपको मैं एक चीज बताता हूं। मैं तो ज्यादा योगाभ्यास वाला आदमी नहीं हूं, पर मैं एक छोटा सा अभ्यास कराता हूं। उसके लिए आपको खड़े होना होगा, लेकिन खड़े होने से पहले सुनिए, इतनी जगह बनानी है कि अगर आप अपना हाथ ऐसे पीछे की तरफ करें तो किसी व्यक्ति को लगे नहीं। उठिए, ऐसे ध्यान रखना कि किसी को लगे नहीं। ऑलराइट, सब लोग अपना अपना दायां हाथ आगे करें। दायां हाथ देखिए दाईं तरफ होगा। कई लोग ढूंढ रहे हैं। जब मैं आपसे कहूं स्ट्रेच स्ट्रेच, तो आपने अपने इस हाथ को पीछे की तरफ ले जाना है, उतना पीछे जहां आप बिना अपने को कोई कष्ट पहुंचाए ले जा सकें। ठीक है? बिना पैरों को मोड़े अपना हाथ पीछे की तरफ ले जाएं जहां तक आप ले जा सकें, बिना अपने को शारीरिक कष्ट पहुंचाए। ओके? लेकिन बेस्ट कीजिएगा अपना। ओके? स्ट्रेच, आराम से बिल्कुल जहां तक ले जा सकें ले जाइए, और उसका जरा वो नोट कर लीजिए कहां तक ले गए आप। गुड, वापिस आइए, एक बार दोबारा कीजिए स्ट्रेच, और उसको नोट कर लीजिए कहां तक ले गए थे आप। वेरी गुड, वापिस आइए। अब हाथ नीचे कर दीजिए, अब आंख बंद कीजिए। अब जब मैं आपसे कहूं स्ट्रेच, तो आपने अपना हाथ नहीं हिलाना, हाथ नहीं हिलाना, सिर्फ अपने दिमाग में अपने हाथ को हिलाना है, एक्चुअली नहीं हिलाना। ओके? तो आपने अपने हाथ को दिमाग में घुमाना है पीछे की तरफ। और क्योंकि अब आप सिर्फ दिमाग में घुमा रहे होंगे, तो जहां लास्ट में आप रुक गए थे उससे भी थोड़ा आगे चले जाना, क्योंकि दिमाग में तो जा ही सकते हो। ठीक है? लेकिन एक्चुअल नहीं करना है, हाथ को नहीं हिलाना है, सिर्फ दिमाग में हिलाना है। ऑलराइट? आंख बंद कीजिए, स्ट्रेच, जहां लास्ट टाइम ले गए थे उससे थोड़ा आगे ले जाइए। गुड, एक बार दोबारा आंख बंद रखिए, स्ट्रेच, वेरी गुड। अब आंख खोलिए, आंख खोलिए, अब दायां हाथ आगे कीजिए, दायां दायां दायां। और अब जब मैं कहूं स्ट्रेच, तो अब आप फिर दोबारा से अपने आप को पीछे ले जाएंगे जहां तक आप ले जा सकें। ऑलराइट? जहां तक ले जा सकें, बेस्ट। हियर वी गो, स्ट्रेच, गुड, वेरी गुड, वापिस आइए। आप में से कितने लोग अपने जो पिछली बारी का बेस्ट था उससे आगे गए? जरा इस कमरे में देख लो भाई, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो पिछली बार से आगे नहीं गया। अब आप लोगों ने पिछली बार भी जो किया था अपने हिसाब से बेस्ट ही किया था, लेकिन अभी आपका बेस्ट अभी और बेहतर होना बाकी था। तो जब आपने मानसिक अभ्यास किया और दोबारा किया, तो ये देखो ना जी, आपकी सीमा और बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो ऐसे ही हर चीज अभ्यास से बेहतर की जा सकती है। राइट? अब आप एक काम और कीजिए, मैं स्वामी जी को देखता हूं, वो जो योगाभ्यास वगैरह कराते हैं, वो तो मैंने एक दो बार किए हुए हैं बैठ के। एक अभ्यास मैं बताता हूं आपको,
आप जरा एक रनिंग पोज बनाओ, आप रनिंग पोज, दौड़ना नहीं है। दोनों हाथों से दौड़ना है, पैर से नहीं। लेकिन जब दौड़ेंगे तो आपने स्प्रिंट लगानी है, स्प्रिंट समझते ना, जो 100 मीटर वाली, बूम, ओके। और करनी है सिर्फ 60 सेकंड, बस, ओनली 60 सेकंड्स। तो जब मैं कहूं स्टार्ट, तो जितनी जोर से आप दौड़ सके, हाथों से, पैरों से नहीं, हाथों से, राइट है, समझ रहे हैं? ऑलराइट, स्टार्ट। 60 सेकंड्स के लिए, कमान, जितनी जोर से चल सकते हैं, जितनी जोर से, कमान कमान कमान, गुड 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 गुड, लगे रहो, गुड 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 गुड। ओके, स्टॉप। मैंने आपको 20 सेकंड पे रोक दिया है, आप साइड चेंज करो, साइड चेंज करो जी। 20 सेकंड और, जब मैं कहूं स्टार्ट, ओके, स्टार्ट। गुड 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 गुड, वेरी गुड, जोर से जोर से जोर से, वाह 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 वाह, स्टॉप। वाह जी वाह, वाह जी वाह। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? पता क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि कुछ किया है। बिना कुछ किए कुछ नहीं होता। तो हम वो जरूर करें जो हम कर सकते हैं। अब एक काम कीजिए, जो आपके बाएं और दाएं में 2 लोग खड़े हैं, उनके साथ दोनों हाथों से हाई 10 करो। हाई 10 समझते हो? दोनों हाथ से आवाज आनी चाहिए, बाएं और दाएं दोनों। ओके, ऑल राइट ऑल राइट। आप जरा एक उत्साह वाली ध्वनि उत्पन्न करो इस कमरे में। गुड, वेरी गुड। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखिए, जब तक चीजें ठीक चल रही होती हैं, जब तक चीजें ठीक चल रही होती हैं, तब तक सारे जिम्मेदार हैं। जैसे ही परिस्थिति थोड़ी गंभीर हो, थोड़ी कठिन हो, चुनौतीपूर्ण हो, तब चरित्र का असली परिचय होता है। तब पता चलता है कच्चे हो या पक्के हो। तो जब जीवन में चुनौती आती है, जो कि आएगी ही, और स्वामी जी का जीवन उस बात का प्रतीक है। चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन चुनौतियों के बाद आप करते क्या हो, वो बताता है कि आपका चरित्र कैसा है। मैं आपको बताता हूं जी, जब भी थोड़ा कठिन समय होता है, लोग 4 तरीके का व्यवहार करते हैं। वो आप नोट कर लो, तो आप अपना अपना चेक कर लेना, ठीक है जी। सबसे पहला, जब भी परिस्थिति थोड़ी कठिन हो, चुनौतीपूर्ण हो, तो कई लोग व्यवहार करते हैं दर्शकों वाला व्यवहार। दर्शकों को देखा आपने? दर्शक का काम क्या है? देखना और टिप्पणियां करना। आप में से कितने लोग हैं जो थोड़ा बहुत क्रिकेट देखते हो, पसंद करते हो? अच्छा, देखते हो, पसंद करते हो, ओके। तो आप लोगों ने देखा है जी कि हिंदुस्तान का हर आदमी क्रिकेट में बड़ा रुचि भी रखता है, ज्ञान भी बहुत रखता है। तो ये दर्शक गणों का क्या काम है? अगर मैच जीत रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर टीम मैच हार जाए, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, इसको क्यों रखा, उसको क्यों रखा, इसको क्यों भेजा, उसको क्यों भेजा। अब जबकि इन दर्शकों से कोई पूछे कि तेरे से पूछ के आज तक किसको भेजा है? तुम में से कोई सिलेक्शन पैनल में हो? पर नहीं, दर्शक का काम है टिप्पणियां करना। जैसे आजकल T20 चलते हैं, तो आपने देखा ना, T20 में क्या है, मैच की पहली बॉल और हमारा बैट्समैन क्रीज से बाहर और पहली बॉल पे छक्का। तो दर्शक क्या बोलता है? ये होता है दम, क्योंकि छक्का मार दिया ना। दूसरी बॉल, हमारा जवान फिर बाहर, फिर छक्का। इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। सामने वाले गेंदबाज की लय बनने नहीं दे रहा,
इसको कहते हैं विश्वास, आत्मविश्वास। तीसरी बॉल, बल्लेबाज फिर बाहर निकला, क्लीन बोल्ड। बस यही दिक्कत है इन लड़कों में। पहले की 2 बॉल पे जब छक्का मिल गया था तो तीसरी पे बाहर जाने की क्या जरूरत थी। अब इस महापुरुष से कोई पूछे, वो पहली 2 पे भी तेर से पूछ कर नहीं निकला, अगली तीसरी पे भी तेर से पूछ कर नहीं निकला। लेकिन दर्शक का काम इतना ही है, जो हो रहा है वो देखे और उस पे क्या करे, टिप्पणी। दर्शकगण, जैसे आप किसी पनवाड़ी के पास भी अगर गए ना कभी मीठा पान खाने, उसके पास भी देश को ढंग से चलाने के 1001 सुझाव होंगे। उसको भी ये लगता होगा कि वो मोदी जी से बेहतर देश चला लेता। लेकिन दिक्कत पता क्या है, 30 साल से पान बना रहा है, लेकिन अब भी चूना कत्था कम ज्यादा लगाता है, लेकिन देश पे टिप्पणी बहुत करता है। क्यों साहब? दर्शकगण, ज्यादातर लोग दर्शकगण हैं। क्यों साहब? दूसरे कैटेगरी, दूसरा व्यवहार है पीड़ित वाला व्यवहार। पीड़ित, दुखी, जैसे ही कष्टपूर्ण दिक्कत आएगी, इसका व्यवहार पीड़ित वाला है। ये भी मेरे साथ ही होना था आज ही। अब ये लोग, आपको पता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए परमात्मा ने कोई मौसम नहीं बनाया। ये गर्मियों में गर्मी से परेशान है, सर्दियों में इसको ठंड लगती है, बारिश में ये भीग जाता है। कोई ऋतु इसके लिए परमात्मा ने नहीं बनाई। इसके साथ बचपन से गलत हो रहा है। जैसे आप में से कितने लोग हैं जी जिनके 2-3 बच्चे हैं? अच्छा, आप लोगों ने नोटिस की है एक चीज, जो घर का बड़ा बच्चा है, पहला बच्चा है, उसका जन्मदिन, उसकी फोटोग्राफ एल्बम थोड़ी ज्यादा होंगी। होता है कि नहीं होता है? उसका कारण है ना, क्योंकि जब घर में पहला बच्चा होता है ना, तो बच्चा तो एक हुआ है, लेकिन पदोन्नति सबकी हो जाती है। एक आदमी पति से पिता हो गया, पत्नी से मां बन गई, एक व्यक्ति अब सास से दादी हो गई, नानी हो गई, नाना हो गया, मामा हो गया, चाचा हो गया। एक बच्चा हुआ है, पदोन्नति कितनों की, तो सब बड़ा हर्षोल्लास मनाया जाता है। लेकिन जब दूसरा होता है, तब ऐसा तो कोई नहीं कहता कि अब ये सीनियर पापा हो गया है या सीनियर दादा हो गया है, तो डेजिग्नेशन सेम रहता है। तो कई बारी ना फिर उतने बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं किए जाते जितना पहले वाली के बारे में किए जाते। तो कई बार जो ये दूसरे नंबर पे हुए ना, इनको पता क्या लगता है, मेरे साथ बचपन से गलत हो रहा है। मेरे को कपड़े भी बड़े भाई के देते थे कि ये ले, इसकी जैकेट कहीं से फटी नहीं, तू पहन ले। अच्छा, इनको क्लास में भी टीचर इन्हीं को निशाना बनाती थी, इसी को उठा के पूछती थी कि चल भाई गाय का प्रस्ताव सुनाओ। तो ये बालक कहता है, यार 40 बच्चा पढ़ रहा है, सब फीस दे रहे हैं, मेरे से ही पूछती है। तो इसके साथ बचपन से गलत हो रहा है। अच्छा, जिस लड़की से ये शादी करना चाहता था, उस लड़की को ये पसंद नहीं आया, जिससे शादी हो गई वो इसको पसंद नहीं आ रही। बचपन से गलत हो रहा है। इसी के मामले में चीफ मिनिस्टर बेकार, प्राइम मिनिस्टर बेकार, सब बेकार। तो पीड़ित आदमी भाई साहब, तो पहले ही कष्टपूर्ण परिस्थिति है, ऊपर से ये आदमी पीड़ित है, बचपन से गलत। अच्छा, इसके बारे में पता क्या होता है, ये कहीं से स्टेपलर उठाता है ना, स्टेपलर, कागज स्टेपल करने के लिए, तो आप देखना उसमें पिन नहीं होगी, इसी की बारी में पिन खत्म होती है। ये शादियों में जाता है, इसी की बारी में पनीर खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके साथ बचपन से गलत हो रहा है। इसी की देखना चप्पल नहीं मिलेगी अभी जाते हुए। पीड़ित लोग। क्या है? तीसरा देखिए, जो दर्शक है और जो पीड़ित है, ये जो भी कर रहे हैं ये अपना ही कर रहे हैं, किसी और को कोई नुकसान नहीं कर रहे। लेकिन एक तीसरा रिस्पॉन्स है जो कि खतरनाक रिस्पॉन्स है, जो कई लोग करते हैं चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में। तीसरा रिस्पॉन्स क्या है? खलनायक। परिस्थिति पहले ही खतरनाक है, भयानक है, ये उस परिस्थिति को और खतरनाक बना देते हैं। जैसे
अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत में पहलगाम पर आतंकवादी आक्रमण हुआ, भारत की सेना ने अपना शौर्य दिखाया, पाकिस्तानियों को लेसन सिखाया, अब उनको ठोक ठाक के हम वापस आ गए सही सलामत। लेकिन हमारे यहाँ कुछ खलनायक हैं, ये कह रहे वापस क्यों आए? मतलब खाला जी का बाड़ा हो रखा है क्या? अपनी बारी में तो तुम देखते भी नहीं थे, अब हम उनके एयरपोर्ट ठोक आए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम ठोक आए हैं, इससे ज्यादा चपेट नहीं मार सकते आजकल के समय में। मार आए हैं तो कह रहे नहीं तो अब और मार दो। मतलब खुद तो कुछ नहीं करना था, जो कर रहा है उस पे भी कॉमा फुल स्टॉप टिप्पणियां। पिछली बार जब गए थे बालाकोट में तो कह रहे जी वीडियो नहीं बनाया तुमने, तो अब की बार सेना ने वीडियो बनाया कि कर ले तसल्ली, कह रहे जी अभी मजा नहीं आया, 2-3 और करने चाहिए थे। अच्छा, भारत विश्व की अब चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, बहुत जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, बन जाएगा। कईयों को पेट में दर्द हो रहा है, अभी भी हो रहा है, और इसीलिए आप देखोगे यहां बड़ी मुश्किल से तो चक्का थोड़ा घूमता है, जैसे ही थोड़ा सा चक्का घूमता है कोई ना कोई चक्का जाम करने आ जाता है कि हमारी मांगे पूरी करो, धरना देंगे। ओ यार, मतलब कर क्या रहे हो? अपना ही देश तो है, अपना ही देश तो है, ट्रेनें क्यों रोक रहे हो, बसें क्यों रोक रहे हो, क्यों फूक रहे हो, सड़कें जाम क्यों कर रहे हो? अपना ही देश तो है। आजादी का मतलब यह थोड़ी कि अपने देश की गति को रोकना है। प्रदर्शन करो, शिकायत करो, उसके तरीके हैं, जगह है, वहां करो। लेकिन आप देखोगे कई लोग परमानेंट आंदोलनकारी, मुद्दा कोई भी हो ये व्यक्ति जरूर होगा। क्यों? ये परिस्थिति को सुधार नहीं सकते, लेकिन परिस्थिति का और कबाड़ा करने में सबसे आगे रहते हैं। लेकिन ये जो देश चल रहा है, ये जो देश चल रहा है, ये जो परिवार चल रहे हैं, ये जो संस्थाएं चल रही हैं, वो क्यों चल रही हैं? क्योंकि एक कुछ लोग हैं जो चौथा वाला काम भी करते हैं, और वो लोग हैं जिम्मेदार लोग, जो चू चू नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं। जैसे आप सब लोग इस कमरे में जो बैठे हैं, चौथी श्रेणी के लोग हैं जो अपना जिम्मा ले रहे हैं और भारत की उस सभ्यता को, संस्कृति को दोबारा से पुनर्स्थापित कर रहे हैं, नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं, पेटेंट प्रोडक्ट ला रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, आर्थिक उन्नति कर रहे हैं। आज आपकी कंपनी हमारे देश की चुनिंदा प्रॉफिटेबल कंपनियों में से एक है। आपके प्रोडक्ट सिर्फ देश में नहीं विदेशों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप लोग सिर्फ बात नहीं कर रहे अच्छी अच्छी, अब आप लोग अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम भी करके दिखा रहे हो, और इतने वर्षों से करके दिखा रहे हो। यही जिम्मेदार लोगों की निशानी है। दोष नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है। तो ये संकल्प जरा मेरे साथ लीजिए, दोष नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है, कुछ अच्छा करके। तो जब मैं कहूं एक, तो हम सब लोग मिलके रीढ़ की हड्डी सीधी, शोल्डर अपराइट, चिन अप, पहली लाइन बोलेंगे, दोष नहीं लगाना है। तो एक जो क्या कहते हैं जी, जो कर्म योगी आदमी है ना, उसकी भाषा में दोषारोपण नहीं होना चाहिए, उसकी भाषा में बहाने नहीं होने चाहिए, उसकी भाषा से जिम्मेदारी झलकनी चाहिए। और जिम्मेदारी कैसे झलकती है? जब मैं वो करता हूं जो मैं कर सकता हूं। ऑलराइट, तो जरा रीढ़ की हड्डी सीधी रख के, जब मैं कहूं एक, तो दोष नहीं लगाना है, दो, बहाना नहीं बनाना है, तीन, कुछ अच्छा करके दिखाना है। हियर वी गो। वन, दोष नहीं लगाना है, दो, तीन, वेरी गुड, एक बार और अब की बार ध्वनि जो है पिछली बार से भी अधिक होनी चाहिए। Here we go. One, लगाना है, 2, नया नहीं बनाना है, 3, कुछ करके दिखाना है। वेरी गुड, वेरी गुड। ताली बजाइए जी एक दूसरे के लिए। तो दोष नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि बड़ा वो है जिसमें बड़प्पन हो, बड़ा वो है जिसमें बड़प्पन हो। ऐसे ही मेरी नजर में सुंदर कौन है? सुंदर, कहते हैं ना, कई लोग बड़े सुंदर व्यक्तित्व के लोग होते हैं, बड़े सुंदर प्रकृति के लोग होते हैं।
तो मेरी नजर में सुंदरता की परिभाषा मैं आपको बता देता हूं, आप लोग अपने अपने लक्षण चेक कर लें, ठीक है जी। मेरे को सुंदर लगता है वो व्यक्ति जिसमें ये 4 गुण पाए जाते हैं। वो 4 गुण क्या है मैं आपको बता देता हूं, आप नोट कर लें। एक सुंदर आदमी की निशानी, आकर्षक व्यक्तित्व। सबसे पहला, जिस व्यक्ति के जीवन में स्वाभिमान है वो सुंदर है। स्वाभिमान, अभिमान नहीं, स्वाभिमान। जैसे महाराणा प्रताप स्वाभिमानी, शहीद भगत सिंह स्वाभिमानी। तो जिनमें अपनी संस्कृति, अपनी विरासत के प्रति एक आदर भाव है, स्वाभिमान है, अपनी वेशभूषा के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, स्वदेशी के प्रति, अपने प्रोडक्ट्स के प्रति आदर का भाव है, वो स्वाभिमान है। मैं किसी और को नहीं कह रहा कि तुम तुच्छ हो, लेकिन जो मेरा अपना है उसको मैं स्पेशल आदर का भाव देता हूं, इसका मतलब स्वाभिमान है। बिना स्वाभिमान का आदमी बड़ा बेकार लगता है। मतलब जो हर किसी के आगे झुक जाता हो, हर किसी की आगे जी हुजूरी कर लेता हो, जिसकी रीढ़ की हड्डी ना हो, वो चाहे बैंक में करोड़ों हो, मुझे सुंदर नहीं लगते भाई साहब। ऐसे बतेरे काम है जिसको करने से पैसे बड़ी जल्दी आते हैं, पर वो काम अपने को करना नहीं है क्योंकि उसमें इज्जत का अभाव है। क्या समझे जी? तो जिस व्यक्ति में स्वाभिमान है, घास की रोटी खाएंगे पर सर नहीं झुकाएंगे, वो स्वाभिमान है। तो जो स्वाभिमानी है उसका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक। जो अपने खून पसीने की रोटी खा रहा है, देखिए आजकल के समय में ईमानदार बने रहने में मेहनत है, बेईमान तो आसानी है। ईमानदारी का जीवन जीने में मेहनत है। तो जो आजकल के समय में ईमानदारी का जीवन जी रहा है, स्वाभिमानी आदमी है ना, तभी तो जी रहा है। वरना क्या ये 2 का 5 करना आता नहीं क्या हमको? हम भी सीख सकते हैं, लेकिन ना अपन को करने का नहीं है। वो स्वाभिमान है, नंबर 1। नंबर 2, जिस व्यक्ति की अपने कार्य क्षेत्र में निपुणता है, जो अपने कार्य में उत्कृष्ट है, एक्सीलेंस। जैसे आप लोग सपोज योगाभ्यास के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, तो आप योगा के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में जितना पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो समझिए, ताकि आप जब किसी से बात करें तो कोई आपको मतलब थोड़ा इधर उधर हिला ना सके। जहां तक हो सके सीखिए, जितना चाहे सीख लीजिए। तो जो भी काम करें उसको उत्कृष्टता से करें, निपुणता से करें, वो व्यक्ति सुंदर लगता है। जैसे आप में से कितने लोगों ने कभी ऑटो में भी सफर किया है? भाई ऑटो सबने किया है। अच्छा, आपने देखा कई लोगों के ऑटो चलाने के तरीके से पता चल जाता है कि ये किराए का चला रहा है, ये इसका अपना नहीं है। कैसे पता चलता है? सवारी को भी सामान की तरह ले जाता है, तो साफ पता चलता है कि इसकी अपने काम में उत्कृष्टता नहीं है, निपुणता नहीं है। तो कितना ही गोरा चिट्टा हो, वो आदमी आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि अब तेरा काम अगर ऑटो चलाने का है तो अपने इस काम को ढंग से कर यार। देखिए, अब सारे लोग प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, सारे साइंटिस्ट नहीं हो सकते, सारे वैज्ञानिक नहीं हो सकते, सारे डॉक्टर नहीं हो सकते, सारे इंजीनियर नहीं हो सकते, सारे वक्ता नहीं हो सकते। समाज में तो हर व्यक्ति के काम की जरूरत है। तो जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उस काम को परमात्मा की सेवा समझ के उत्कृष्टता से करे, तभी तो समाज में निखार आएगा। क्यों साहब? एक ड्राइवर आदमी है, अपने काम को ढंग से करे, वो ये सोच के करे कि मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूं, इतने सारे परमात्माओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा हूं, तो उसमें भी तो सेवा है। अभी एक स्वामी जी हैं, बड़े प्रचलित हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है। कह रहे लोग जो है मूर्तियों पर दूध चढ़ाते हैं, मूर्तियों पर ये करते हैं, वो तो आप करते रहिए क्योंकि वहां पर हमारी श्रद्धा है। लेकिन वो कह रहे हैं यार, जो तुम्हारे सामने जो मानव हैं, जो जीवित हैं, इनमें भी तो परमात्मा का रूप है, तो इनकी भी सेवा करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, ये सोच के कि इनके भीतर जो परमात्मा है, मैं उनकी सेवा कर रही हूं या कर रहा हूं। इस वक्त इस कमरे में ये जो सब आपके भीतर परमात्मा है, इन सब की सेवा का मौका मुझे आज मिल रखा है। तो सेवा करने का मौका तो हर घड़ी है, तो जो काम करें उसको ये सेवा के भाव से करें, और अगर उसके बदले में कुछ आपको लाभ भी हो रहा है तो वो बोनस है, लेकिन सेवा करने का मौका तो मिल गया ना, इससे बड़ी क्या बात है। तो जो करें उसको ढंग से करें।
दिक्कत मुझे उन लोगों से है जो करते भी हैं और ढंग से नहीं करते। कईयों की शक्लें देखो जी, जब सुबह अपने काम पे जा रहे होते हैं ना, तो इनकी शक्ल देख के ऐसे लगता है जैसे गन्ना जा रहा है मशीन में है। मतलब मर्जी से नहीं जा रहे, मतलब वो किस्तों के दबाव में जा रहे हैं, क्योंकि अभी किस्तें चुकानी हैं। और शाम को ऐसे निकल रहे हैं जैसे वो पीछे से नहीं निकलता, गन्ना छिलके छिलके हो रखा है। तो एक पार्टिसिपेंट कहता है जी आप सही कह रहे हो, हमारे को तो 2-3 बार मोड़ के भी डालते हैं। तो दूसरा कहता है वो भी तो बताओ जो बीच में नींबू रखते हैं, धनिया रखते हैं। हा? तो अब आप सोच के देखो जो इस एंगल से काम पर जाते होंगे, ये अपने काम में क्या निपुणता लेकर आएंगे। तो जो काम करें, जिस व्यक्ति का जो काम है उसको वो ढंग से करे। कोई सिक्योरिटी गार्ड है तो भाई साहब उसको ये होना चाहिए कि भाई साहब मेरा बड़ा जिम्मेदारी का काम है, अंदर की पूरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। और काम तो आप कर ही रहे हो ना, तो जब कर ही रहे हो तो उसको ढंग से कर लो यार। तो लोग ये जो रट्टा घसीट करते हैं ना, इससे बड़ा कष्ट होता है जी, तो वो सुंदर नहीं लगते फिर वो लोग। और तीसरा, पहला क्या है जी, स्वाभिमान। दूसरा उत्कृष्टता, निपुणता। और तीसरी चीज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब हर कार्य में आपको कुछ मिलता है, लेकिन आपका योगदान जो आपको मिलता है उससे अधिक होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन शुड बी मोर देन टेक अवे। जैसे शादीशुदा लोग दोबारा हाथ खड़ा करो भाई। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के जीवन में कुछ योगदान कर रहे हैं, हां कि ना? थोड़ा ऊंचा बोलो। अब अगर दोनों 50-50 कर रहे हैं कि 50% मैं कर रहा हूं, 50% तू कर रही है, तो बराबर है। लेकिन जो ज्यादा कर रहा है, सम्मान उसका ज्यादा है। जो ज्यादा योगदान करेगा, सम्मान उसका ज्यादा है। कितना मजा आ जाए जी कि अगर घर में पति पत्नी दोनों इस बात की प्रतियोगिता कर रहे हो कि नहीं मैं तुझे ज्यादा प्रसन्न रखूंगा, वो कहे नहीं मैं तुझे ज्यादा प्रसन्न रखूंगी। उस घर में कितनी प्रसन्नता होगी भाई साहब। हाँ? लेकिन घरों में क्या हो रहा है, तू मुझे खुश नहीं रखती, वो कह रहा तू मुझे खुश नहीं रखता, दोनों दुखी, एक दूसरे को दुखी रख रहे। आपको मैं एक शब्द बताऊं, आप इसको अन्यथा ना लें। कई लोग ना बड़े भोले भाले होते हैं। क्या होते हैं? भोले भाले। भोले भाले समझते हो आप? मतलब भोला है लेकिन इसको ये नहीं पता इसके पास भाला है। आप मेरी बात समझ रहे हो? मतलब ये इतना भोला है, इसको ये नहीं पता कि इसके पास भाला है। आप इसको ऐसे समझिए कि सपोज यहां मेरी काख के पास एक भाला हो और उसकी नोक इतनी लंबी है, निकली हुई है, और मैं जब से यहां खड़ा हूं कैमरे वाले भाई साहब को नोक चुभ रही हो और कैमरे वाले भाई साहब का खून निकल रहा हो, और मैं कैमरे वाले भाई साहब को कह रहा हूं मैं कब से देख रहा हूं इस आदमी को खून निकलता रहता है इसका, ये कुछ इलाज क्यों नहीं कराता? इलाज नहीं कराता, सेम वाल तेरा भाला चुभ रहा है उसको। मेरी बात समझ रहे हो आप? जैसे एक पति ने, सपोज उसकी पत्नी ने उसको बताया कि अरे सुनिए अब मेरा भाई आने वाला है, मेरा भाई आने वाला है, तो जरा बता रही हूं। यार ये फिर आ रहा है। अब जैसे ही आपने कहा ये फिर आ रहा है, आपका भोले आदमी का भाला निकल गया कि नहीं निकल गया? है? तो उसने कहा हाँ वो फिर आ रहा है, उसको थोड़ा काम है। अब की बार कितने दिन रहेगा? अब ये जो तुम्हारे सवाल हैं भोले मानवों, ये भाले वाले हैं। लेकिन दिक्कत पता क्या है? अपना भाला किसी को नहीं दिखता, दूसरे के भाले चुभते हैं, अपने भाले दिखते नहीं। तो मैं कह रहा हूं साहब कंपटीशन करो घर में कि मैं तुझको ज्यादा खुश रख के दिखाऊंगा, और उनको कहो तेरे से हो सके तो जीत के दिखा, तब तो आनंद आएगा जीवन में। आप भी कहें साहब कि मैं इस पतंजलि में जो मेरा कंट्रीब्यूशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, बजाय ये कहने की कि मेरे को क्या मिलेगा। हा? मेरे को कौन सा पद मिलेगा, मेरी फोटो कब आएगी, मेरी फोटो कब खिंचवाओगे, सेल्फी लेनी थी। इन चक्करों में नहीं महाराज। कंट्रीब्यूशन
मेरा योगदान सबसे ज्यादा होगा, उसके बारे में जो सोचेगा वो आनंद में रहेगा। और अंतिम, पहला स्वाभिमान, दूसरा कार्य में उत्कृष्टता, तीसरा योगदान की मनोवृत्ति, और चौथा जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है वो है विनम्रता। विनम्रता। महाराज, मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, वो कभी कभी इतने स्वाभिमानी होते हैं कि उनको अपने भाले दिखते नहीं हैं और वो एक्चुअली अब अभिमानी हो गए हैं। हाँ 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 हाँ। स्वाभिमानी आदमी अगर अकड़ में आ जाए तो वो अपना सारा अर्जित किया हुआ पुण्य खो देता है। जो सारा अर्जित किया हुआ पुण्य है वो खो देता है। तो आपको और मुझे इस आभूषण को सदा विराजमान रखना है अपने में, और वो आभूषण क्या है? विनम्रता का आभूषण। वो पंजाबी भाषा में कहते हैं मन नीवा मत ऊंची। मन नीवा मत ऊंची मतलब सर को थोड़ा झुका के रखो लेकिन सोच को बड़ी रखो। मतलब सर फालतू अकड़ के चल रहे हैं और सोच में दम है नहीं, वो विनम्रता नहीं है, वो अकड़ है। और आप सब लोग जानते हैं जी, अकड़ तो महाराजाधिराज रावण की नहीं चली, तो आप और मैं तो फिर तुच्छ मानव है। जिसकी सोने की लंका थी, ऐसा कोई देवता नहीं जो उसने पीटा नहीं। शिव जी भगवान के साथ हॉटलाइन पे कनेक्शन, ऐसे आदमी की अकड़ नहीं चली, तो आपकी और मेरी, ओ भाई साहब, हैसियत क्या है? 2 मिनट से ज्यादा बिना ऑक्सीजन के रह नहीं सकते। 2 मिनट से ज्यादा ऑक्सीजन के रह नहीं सकते। लेकिन अकड़ कई बार ऐसी होती है जैसे सारे ग्रह मैंने ही बांध रखे हैं। हमारे मंगल बुध इधर उधर हो जाते हैं तो जीवन में कितनी घटनाएं हो जाती हैं। तो देखिए, मुस्कान चेहरे पर बरकरार रखिए, व्यवहार में विनम्रता रखिए। हर व्यक्ति सुंदर लगता है, और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, मुस्कान चेहरे की शान है, अकड़ मुर्दे की पहचान है। और देखिए, मरने के बाद अकड़ना ही है, अभी से अकड़ने की जरूरत नहीं है। तो जब किसी की सेवा कर रहे हो तो ये भाव रखें कि उस व्यक्ति ने मुझे सेवा करने का क्या दिया है? अवसर दिया है। मैंने सेवा करके उस पर कोई एहसान नहीं किया है, तो उसके भीतर के परमात्मा की सेवा करने का जो अवसर मिला, उसके लिए उस व्यक्ति का धन्यवाद, ना कि इस बात की अकड़ कि मैंने इसकी सेवा की। और देखिए, ये जो अभिमान है ना, ये बड़े चोरी चुपके से खिड़की दरवाजों से अंदर आ जाता है। मैं आपको अपना कहानी बताता हूँ सच्ची। मैं ना कुछ लड़कियों की एजुकेशन स्पॉन्सर करता हूँ। तो 6th क्लास से 12th क्लास तक कुछ चुनिंदा लड़कियों की हम फीस देते हैं। तो अभी कुछ वर्ष पूर्व मेरे घर पर 3 ग्रीटिंग कार्ड आए। वो लड़कियां जब 12वीं तक पहुंच गई होंगी तो उन्होंने वो ग्रीटिंग कार्ड बना के भेजे धन्यवाद के, कि सुरेश जी धन्यवाद, आपने यहाँ तक, वो जो भी उन्होंने अच्छा अच्छा लिखना था। तो जब वो ग्रीटिंग कार्ड आए, 3 ग्रीटिंग कार्ड, तो आपको बताते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन बताना जरूरी है ताकि आप समझें उस बात को। तो मुझे सडनली ध्यान आया कि यार, मैं तो 4 लड़कियों की फीस देता हूं, ग्रीटिंग कार्ड 3 आए, ये चौथी ने क्यों नहीं भेजा भाई? तो अब आप समझ रहे हैं कि सेमवाल साहब कर तो रहे हैं सेवा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा अपेक्षा भी कर रहे हैं कि और कुछ नहीं यार, ये ग्रीटिंग कार्ड तो भेज देती। तो उस थोड़ी देर के लिए मेरे अंदर वो विकार आया, और मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आपको पता चले ये विकार कैसे छोटी छोटी जगह से ना स्वाभिमान की खिड़की में से अंदर घुस जाता है। तो उस वक्त अपने आप को फिर सतर्क करना है कि ओ महाराज, भूल गया है, तुम सिर्फ एक किरदार हो, अपनी हदें पहचानिए, वरना एक दिन इस मूवी से निकाले जाओगे। तो आप और मैं आज अगर कुछ ढंग का काम कर पा रहे हैं तो उसका कारण ये है कि वो ऊपर वाला हम पर कृपा कर रहा है। अरे असली हवा तो वो भेज रहा है। लोग कहते नहीं है मैं सांस ले रहा हूं। अगर आप और मैं सांस लेने वाले होते तो हम कभी सांस लेना बंद करते क्या? खींचते रहो, फिर तो यहीं रह लोगे हमेशा। ओ नहीं महाराज, ये तो किसी की कृपा है कि वो ऑक्सीजन जा रही है और फिर वो आ रही है। तो जब तक उसकी बांसुरी बज रही है, हमको बांसुरी की तरह इस्तेमाल कर रहा है, इसमें से अगर कुछ अच्छी ध्वनि निकल रही है तो उस परमात्मा का लाख लाख
धन्यवाद है जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का अब हृदय की गहराई से 2 घंटे लगातार बैठ के एक ही आदमी को सुनना, वो भी आजकल के समय में जहाँ 10 सेकंड की रील में पूरा गीता ज्ञान मिल जाता है, तो आपने 2 घंटे बैठकर आपने मुझे इतने प्रेम पूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।